हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने स्टैट्स की क्लास में हैं, स्टैट्स 1 में, और चैप्टर 1 की ये लास्ट क्लास है कॉन्सेप्ट की। एंड दिस इज क्लास नाइन्थ क्लास। इसमें हम लोग 1.1 कर रहे हैं। 1.1 पूरा का पूरा थ्योरी है, लेकिन इससे भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा देखेंगे हम लोग। मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे, तो वो हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं बच्चे सेक्शन 1.1। 1.1 में काफ़ी ज़्यादा थ्योरी अगर क्लास में लिखवाने लगे तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने सारे थ्योरी को लिख करके एक पीडीएफ बना दिया हुआ है। जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया उनको तो पीडीएफ मिल जाएगा, जिन्होंने नहीं लिया कोई बात नहीं, हम वो पीडीएफ अभी स्क्रीन पे शो कर रहे हैं ताकि इस थ्योरी क्लास में आपको दिक्कत ना हो। तो अब चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ और उसी से पढ़ाएंगे, उसी में रीड करके मुझे समझाना है। वो थ्योरी है, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले करके अपना थ्योरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग अपने पीडीएफ पे, ये मैंने अपने ही हैंड आउट मतलब हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं ताकि आपको बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले बच्चे आ जाओ पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन? व्हाट इज पॉपुलेशन और सैंपल, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो पॉपुलेशन बच्चे हम उस चीज को कहते हैं, पूरे यूनिवर्स को। जैसे अगर मुझे कोई दिल्ली में फैक्ट्री लगानी है तो मेरा टारगेट दिल्ली पीपल होंगे, क्योंकि दिल्ली से बाहर हम अपने गुड्स को नहीं ले जा सकेंगे सपोज करो। तो मेरे लिए पॉपुलेशन पूरे दिल्ली के पॉपुलेशन मतलब दिल्ली के पीपल हो गए पॉपुलेशन। दिल्ली में बहुत सारे पीपल हैं। मुझे कोई इंटरव्यू कंडक्ट कराना हो, किसी का सबका व्यू जानना हो कि किसको किस टाइप की गाड़ी पसंद है या किसको किस टाइप का फ्लेवर पसंद है। मान लो मुझे कुछ आइसक्रीम की फैक्ट्री लगानी है, फ्लेवर का आइडिया लेना है दिल्ली के लोगों का। अब हर लोगों से पूछे तब तक तो फिर मेरा प्रोजेक्ट ही नहीं निकल पाएगा, 2-3 साल इसी में लग जाएंगे। तो कुछ ही लोगों से पूछेंगे, कुछ साउथ दिल्ली से 5-10 लोगों को ले लिया, नॉर्थ दिल्ली से, ईस्ट दिल्ली से, वेस्ट दिल्ली से, फिर सब जगह से ले लिया, उन लोगों का टेस्ट जान लिया और उसी के हिसाब से हमने डिसीजन ले लिया। तो सैंपल हम इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि पूरे पॉपुलेशन को कवर करना पॉसिबल नहीं है। अभी दिल्ली ही हमारा पॉपुलेशन था, लेकिन जब वर्ल्ड को कंसीडर करेंगे तो दिल्ली बहुत छोटा सा सैंपल हो जाएगा, ठीक है। तो कभी हमारा पॉपुलेशन कंट्री भी हो सकता है, कभी हमारा पॉपुलेशन कोई स्टेट भी हो सकता है, कभी पॉपुलेशन हमारा 4-5 कंट्री मिलाकर के या पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है, कभी हमारा पॉपुलेशन एक छोटा सा गली या मोहल्ला भी हो सकता है, एक छोटा सा कॉलेज भी हो सकता है, एक छोटा सा सेक्शन भी हो सकता है पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन कितना एरिया में आप स्टडी करना चाहते हो, कितना एरिया आप कवर करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के बारे में देखना, पॉपुलेशन इज द aggregate of objects, items, observations which may be related to living or non-living under study in any statistical investigation। आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो उसमें लिविंग और नॉन लिविंग, अब नॉन लिविंग की बात कैसे आ रही है? तो दिल्ली में कितने ट्री हैं? आप देखते होंगे कि पार्क वगैरह में हर ट्री का एक नंबर है और एक बारकोड लगा हुआ है, देखा है आपने? हर ट्री पे एक अपना बारकोड है। जैसे उस बारकोड को आप स्कैन करोगे ना, जो पुराने और बड़े बड़े ट्री हैं उस पे आ जाएगा व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ दिस ट्री, और ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कोई इसको काट नहीं सकता है। अगर कोई ट्री गायब होगा तो पता चल जाएगा। तो हर ट्री का एक नंबर और एक फाइल बना हुआ है गवर्नमेंट के पास, हर ट्री का। तो उस टाइम में फिर नॉन, खैर प्लांट को भी हम लोग लिविंग ही मानते हैं, लेकिन कुछ और ले सकते हो, जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, रोड्स हो गए, ये सब क्या हो गए हमारे पॉपुलेशन में। कार्स हो गई, हेलमेट हो गया, बम्पर हो गया, ये सब जो भी हम लोग चेक करते हैं, बाइक्स हो गई, इन सब का जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो पॉपुलेशन अब आप समझ चुके हो। फॉर कुछ एग्जांपल्स देख लो। फॉर नेशनल पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन कंटेन्स ऑल अर्निंग पीपल इन द कंट्री। अगर आप नेशनल पर कैपिटा इनकम निकालने चलोगे तो आपको कंट्री के सारे लोग का इनकम चाहिए, जो लोग भी अर्निंग है। नेक्स्ट है फॉर सिटी एक्सपेंडिचर हैबिट्स, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड इन द सिटी। सिटी अगर पॉपुलेशन है तो फिर उसके अंदर के ही हाउस होल्ड आपको चाहिए होंगे। नेक्स्ट इज अगर डीयू में अगर आपको एवरेज हाइट निकालना है तो आपका पॉपुलेशन हो गया डीयू। किसी और यूनिवर्सिटी में हम लोग नहीं जाएंगे हाइट मेजर करने, कहाँ मेजर करेंगे? डीयू के अंदर ही। तो पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन नीड एंड नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करेगा कि हमारी नीड क्या है, हमारा नेचर क्या है इन्वेस्टिगेशन का। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कभी कभी हम यूनिवर्स भी कहते हैं, लेकिन पूरे पॉपुलेशन को जब कवर करना पॉसिबल नहीं होता है तो हम छोटे छोटे सैंपल में इसको डिवाइड कर देते हैं और एक बार में एक सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सैंपल के बारे में आगे पढ़ेंगे कि इट इज सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। एक फाइनाइट सबसेट होता है किसका, पॉपुलेशन का। अभी तो पहले पॉपुलेशन ही नहीं खत्म हुआ है, पॉपुलेशन के टाइप्स भी हैं बच्चे, देखे जरा। फाइनाइट पॉपुलेशन नाम से ही क्लियर हो गया होगा, जिसके अंदर आप काउंट कर सको कि कितने हैं आइटम। लाइक फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। कॉलेज में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं लेकिन फिर भी काउंटेबल हैं, और अगर हमें हफ्ते 10 दिन का टाइम मिला तो हम लोग निकाल सकते हैं। और वैसे भी आज अगर देखो तो कॉलेज के पास पूरा डेटा होगा, कितने बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया, वहीं से डेटा निकल जाएगा, हमें पता लग जाएगा कितने बच्चे हैं यहाँ पे। तो फाइनाइट हो गया ना ये। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, एक सिटी का पॉपुलेशन भी फाइनाइट होता है। नेक्स्ट है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट में बहुत बड़ा है और आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते। लाइक टेम्परेचर एट वेरियस थर्मोस्फेयर, ये फिजिक्स से एग्जाम्पल है, क्योंकि आपकी डिवोर की बुक जो है ना वो इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए है, इसलिए थर्मोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर ऐसे कुछ 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 बातें करेंगे जो आपको नहीं समझ में आएगा, तो घबराने की बात नहीं है। इको ऑनर्स में कहा जाता है गाइडलाइन में कि आप डिवोर के कॉन्सेप्ट को जरूर मतलब अडॉप्ट करो, लेकिन उसके एग्जाम्पल को ज़्यादा दिल से नहीं लगाना है, लैंग्वेज को दिल से नहीं लगाना है, मेथड को जरूर अपने दिल में पूरा एकदम घुसा करके रखना है, लेकिन लैंग्वेज को नहीं दिल से लगाना है। जो एग्जाम्पल जिस जिस जगह से लेते हैं, इंजीनियरिंग से, कहीं कहीं से, वो सब हमें नहीं समझना, समझ में भी नहीं आता हमें। आगे देखो, स्टार्स इन द स्काई, तो ये सब इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो जाएंगे। एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक्स इन अ लाइब्रेरी, स्कूटर्स इन दिल्ली, एरोप्लेन्स इन आईएएफ। किसी को नहीं पता एक लाइब्रेरी में कितनी बुक्स होती हैं, स्कूटर्स कितने इनफाइनाइट होते हैं, दिल्ली में कितने स्कूटर्स चल रहे हैं किसी को नहीं आइडिया है। निकालना, अगर उसके पीछे लग जाओगे तब तो तुम निकाल ही लोगे, ठीक है, लेकिन आप जब तक निकाल रहे होंगे तब तक हो सकता है कुछ और चेंजेस आ गई होगी, कुछ और नए लोगों ने स्कूटी परचेज कर लिया होगा। आप लाइब्रेरी में बुक काउंट करोगे तब तक हो सकता है कोई इशू करा करके बुक ले गया होगा, या कोई और बुक डिपॉजिट करा गया होगा, तो आपका नंबर बदल सकता है। इनफाइनाइट इसको कहा जाता है कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। नेक्स्ट है इनफाइनाइट हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन है लाइक थ्रो ऑफ अ डाइस और कॉइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। अब डाइस को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अगर थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कॉमा 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 डॉट 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 इन्फिनिटी। कोई ऐसा आज तक किया नहीं है इनफाइनाइट टाइम्स, जो कर रहा होता वो जिंदा ही नहीं रहेगा उतना टाइम, तो इनफाइनाइट टाइम्स कैसे करेगा, ठीक है। अपने लाइफ टाइम में चलो 10 करोड़ बार उसने डाइस को ऐसे कर दिया, इसी के लिए जिंदा, इसी के लिए जन्म लिया है क्या वो, लेकिन फिर भी उसका फाइनाइट ही माना जाएगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। तो कुछ ऐसे पॉपुलेशन होते हैं हाइपोथेटिकल, जो सिर्फ सोच सोच में होते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, अब आपको पढ़ना है सेंसस मेथड। पॉपुलेशन के डेटा के लिए फिर भी गवर्नमेंट जो है ना वो सेंसस रिपोर्ट अपना कलेक्ट करवाती है। आपने सुना है कभी सेंसस चल रहा है, सेंसस रिपोर्ट हो रहा है? कई के मदर फादर जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे एम्प्लॉयज़, टीचर होंगे, रेलवे में होंगे, कोई किसी में होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे कंट्री में एक ही गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ में सबसे अच्छा है सेंट्रल स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, या गवर्नमेंट के नज़र में जो टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, वो पूरे गांव-गांव तक घुसे हुए हैं, फैले हुए हैं पूरे इंडिया में। मुझे इंडिया के हर कोने-कोने से लोगों का इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितने लोग हैं, कौन कमाता है, कितने अर्निंग मेंबर्स हैं, एक फैमिली में कितने पीपल हैं, कौन कितने कितने पढ़े लिखे हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने शादीशुदा हैं, कितने बिजनेस करते हैं, कितने जॉब करते हैं। तो जब सेंसस करवाया जाता है ना, तो 4-5 पेज का फॉर्म होता है, और हर फैमिली के लिए 5 पेजेस का एक फॉर्म होता है, गवर्नमेंट के पास वो सबमिट होता है। आपके भी घर पे आते होंगे, चाहे आप गांव से बिलोंग करते हो या शहर से। सेंसस 10 साल में एक बार होता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरी बात याद रखना, नियर फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सेंसस हर 10 साल में एक बार होता है।
तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने ही एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा इंसेंटिव दे दी, छुट्टी करवा दिया उनका। अब जैसे 1 महीने में वो अपने गांव में सभी लोगों का सेंसस कर लें, तो ये तो कर सकते हैं 5-10 टीचर मिल करके। मान लो गांव में एक स्कूल है, उसमें 15 से 20 टीचर अपॉइंट हैं, उन 20 टीचर्स को लगा दिया गया सेंसस में। ठीक है, 1 महीने का काम है, उन्होंने कर लिया और कुछ पैसे भी एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने दे दिए। लेकिन गवर्नमेंट का बहुत बचत भी हो गया, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, इन सब के लिए कुछ पैसा नहीं देना पड़ा। पढ़े लिखे भी हैं, टेस्टेड हैं, तभी तो उनको जॉब मिली है, और उनको थोड़ा सा इंसेंटिव दे करके अपना काम कर लिया। फिर भी पूरी कंट्री पे इतने बड़े लेवल पे सिर्फ गवर्नमेंट ही ये काम करवा सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा फंडिंग चाहिए। आप समझते हो, हर गांव हर घर में घुस करके रिपोर्ट लाना है, कितना बड़ा काम है। किसी प्राइवेट कंपनी इन सब के बस की बात नहीं है ये काम करवाना, तो गवर्नमेंट ही ऐसा काम करवा सकती है, क्योंकि उन्हीं के एम्प्लॉयज़ जगह जगह पे हैं और इतना बड़ा खजाना गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो सेंसस मेथड में पहला पॉइंट है, हाँ, ये 10 साल में एक बार होता है। इस सेंसस में पूछते हैं कि कितने फैमिली मेंबर हैं, मैंने जो जो हेडिंग बताई। अब जब एक बार मेहनत हो ही रहा है तो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में निकाल लेती है गवर्नमेंट। कितने मेंबर है, कितने 18 साल से ऊपर हैं, कितने 18 साल से नीचे हैं, माइनर माइनर और वोटर, ये सारा कुछ निकाल लेते हैं। कितने लोग जॉब कर रहे हैं, कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका इनकम क्या है। यहीं से फिर पर कैपिटा इनकम भी निकल जाएगा इसी डेटा से। समझ रहे हो, अगर इंडियन गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी पर कैपिटा इनकम निकालने की, तो वो बस एक कॉलम चूज करेगी, सबका क्या, फैमिली इनकम, वहीं से निकाल लेगी। अगर गवर्नमेंट को लिटरेसी रेट की ज़रूरत पड़ी, तो कितने पढ़े लिखे हैं सब लोग, वहीं से निकाल लेगी। अगर ग्रेजुएट्स की ज़रूरत पड़े कि कितने ग्रेजुएट्स बेकार हैं, बेरोजगार हैं, तो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, वहीं से वो फिल्टर कर लेगी डेटा। एक बार सेंसस कराती है, सारी डेटा कलेक्ट करती है, और गवर्नमेंट को जब जब जो चाहिए होता है वो निकाल सकती है। और ये इतना खर्चीला होता है, इतना टाइम टेकिंग होता है कि 10 साल में एक बार करती है गवर्नमेंट, हर साल नहीं करा सकती। और अगर आप प्राइवेट कंपनी हो, आपको अगर गवर्नमेंट के इस डेटा पे भरोसा है, तो आप उसी सेंसस रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट करके डेटा आप अपना काम कर लो। अदरवाइज आप अपना भी सर्वे करा सकते हो। बहुत सारे एमबीए के लड़के मिल जाते हैं आपको, फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट वगैरह होता है, आप उनको एक जॉब एक्सपीरियंस दे देना, वो आपके लिए काम कर देंगे। ठीक है, तो व्हेन डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द पॉपुलेशन, इट इज सेंसस। सबके लिए डिजायर्ड इंफॉर्मेशन होगा तो ये सेंसस कहलाएगा। एक्चुअली सेंसस is impractical or infeasible due to constraint of time, money and other scarce resources। भैया टाइम उतना नहीं होता, मनी उतना नहीं होता, उतने पीपल भी नहीं मिलते, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इनफिजिबल है, इसलिए गवर्नमेंट इसमें अपना हाथ डालती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट इन्यूमरेशन। कंप्लीट इन्यूमरेशन मतलब हर एक बंदे के बारे में जानकारी होगी। वी रिजॉर्ट टू 100% इंस्पेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन एंड इन्यूमरेट ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। हर एक यूनिट के बारे में, ठीक है, उन्हें पता होगा। अब जैसे मेरी शादी हो गई, मेरे शादी से पहले मेरे मदर फादर के फाइल में मेरा नाम होगा। अब जब सेंसस वाले आए होंगे, मेरी शादी को हो गए 14 ईयर्स होने वाले हैं, तो 10 साल में तो कभी ना कभी सेंसस हुआ होगा, 14 ईयर्स के गैप में कभी ना कभी तो सेंसस हुआ होगा। मेरे घर पे गए होंगे, उन्होंने पूछा होगा कि आपके कितने बच्चे हैं। मेरे मदर फादर ने कहा होगा मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है। दोनों बेटियों की शादी हो गई, तो हाँ हो गई। अब वहाँ डेटा से वो डिलीट हो जाएगा, वो वहाँ सेंसस से डिलीट कर देंगे। वो कमा रहे हैं, हाँ कमा रहे हैं, वो वहाँ से इसलिए डिलीट कर देंगे क्योंकि फिर अब जहाँ पे मेरा शादी हुआ है, मेरे पति के फाइल में फिर मेरा नाम होगा, मेरे हस्बैंड के फाइल में। तो ये डेटा डुप्लीकेसी ना हो जाए, गलत इन्फॉर्मेशन ना चला जाए, तो वहाँ से मेरा नाम कट कर देंगे, क्योंकि अब मेरा यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। तो अब दिल्ली वाले सेंसस में मेरा एंट्री हो जाएगा, तो उन्हें पता होगा, भले ही उन्हें नाम नहीं याद है खुशबू झा, लेकिन उनके उसमें अकाउंट में होगा एक फीमेल, बहुत सारी फीमेल होंगी, उसमें से एक फीमेल हम भी होंगे, ग्रेजुएट होंगे, एमए किया होगा, मेरी भी अर्निंग होगी, मेरा भी इनकम टैक्स, सब कुछ जो भी होगा, तो हम उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट के पास सबका रिकॉर्ड होता है, सबका। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, और आजकल तो खैर आपको पता ही है, आधार नंबर जब से आ गया है, बस फिंगर लगाओ, क्योंकि फिंगरप्रिंट ही एक ऐसी चीज है जो किसी भी 2 इंसान का सेम नहीं हो सकता। तो फिंगरप्रिंट लगाओ और आपका सारा इन्फॉर्मेशन निकल जाता, तो और आसान हो गया आजकल डिजिटल वर्ल्ड में। So it is also called complete enumeration. We resort to 100% inspection of the population and enumerate each and every unit of population. ठीक है? It is more accurate and provide exact information compared to sample. सैंपल से ज़्यादा भरोसेमंद सेंसस होता है, आप सेंसस पे भरोसा कर सकते हो।
It effort more extensive and detailed study, lot of time, money, manpower, and administrative personnel, so adopted only by government or big organization who have vast resources at their disposal. या तो बहुत बड़ी कंपनी इसको करा सकती है या फिर गवर्नमेंट ही करा सकती है, क्योंकि इसमें टाइम, एम्प्लॉयज और मनी बहुत ज़्यादा चाहिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट्स सेंसस एवरी 10 years and collect information not only about the population but also obtains data relating to age. देखो मैंने कहा ना क्या क्या पता लगाती है. एज, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. यहीं से उन्हें पता लगता है कि कहते हैं ना कि हिंदू इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं, सिख इतने हैं, क्रिश्चियन इतने हैं इंडिया में. यहीं से सेंसस से उन्हें पता लगता है. ठीक है, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग अनएजुकेटेड हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितनों की इनकम क्या है, कितने प्रॉपर्टी है, मतलब रिलीजन, ऑक्यूपेशन, स्टेटस, कितने लोग शादीशुदा हैं, कितने लोग शादीशुदा नहीं है. ये सारा कुछ यहीं से पता लगता है. तो सेंसस में एक चीज़ नहीं पता लगाई जाती, बहुत सारी चीज़ पता लगाई जाती है. वैसे सेंसस का मेन पता है ऑब्जेक्टिव क्या था? वोटर लिस्ट बनाने के लिए वोटर आईडी कार्ड बनता है सेंसस के टाइम में. लेकिन ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपना इकट्ठा करवा लेती है डेटा. इट इज़ एडवाइजेबल टू डू सेंसस if example manufacturing and the lot size is small, the income lot quality is poor or unknown. अब आपको अगर इंडिया में, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में कोई कंपनी लगाना चाहता है कार का, ठीक है, उसे पता है कि इंडिया में मिडिल क्लास पीपल बहुत ज़्यादा है, कार का शौक तो खैर सबको होता है. तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे कार वाले में, तो वो यहाँ का पर कैपिटा इनकम जो है वो निकालेंगे. उसके लिए फिर सेंसस डेटा चाहिए होगा, वो सेंसस डेटा मंगा करके पर कैपिटा इनकम निकालेंगे और उन्हें पता लग जाएगा कि हाँ इंडिया में इतना है. इस हिसाब से कौन सी कार हमें लॉन्च करनी चाहिए, किस रेंज तक की कार हमें लॉन्च करनी चाहिए, ये सारा डिसीजन कंपनीज लेती हैं बैठ करके. ठीक है, और अगर अगर मुझे सिर्फ मान लो डीयू में कोई मुझे लैपटॉप लॉन्च करना है, सिर्फ डीयू के बच्चों के लिए, तो सैम्पलिंग करना चाहिए या पॉपुलेशन करना चाहिए मुझे? पॉपुलेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि डीयू में कितने बच्चे होंगे, कुछ ही तो बच्चे होंगे, लाख 2 लाख जो भी बच्चे होंगे, उनका सेंसस हम इकट्ठा करा सकते हैं और फिर उस पर हम काम कर सकते हैं. तो अगर आपका लॉट साइज छोटा है तो आप सेंसस करो खुद का, या फिर इनकमिंग लॉट क्वालिटी इज पुअर और अननोन. अगर आपको जो क्वालिटी आ रही है उसके बारे में आपके पास कोई डेटा नहीं है तो आपको सेंसस करना पड़ेगा. जैसे डीयू के लिए सेंसस में कोई नहीं होगा, इंडिया का जो सेंसस रिपोर्ट होगा उसमें डीयू के लिए अलग से कुछ बनाया होगा, नहीं बनाया होगा सेक्शन. मुझे अगर डीयू का कुछ इकट्ठा करना है तो हम अपना खुद का सेंसस ऑर्गेनाइज करवा लेंगे. ठीक है, अब आते हैं सैंपल पे. पॉपुलेशन खत्म. पॉपुलेशन के बाद हमने टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन भी देख लिया और सेंसस के बारे में भी जान लिया. सेंसस पॉपुलेशन के डेटा को टारगेट करता है. अब सैंपल आते हैं. हर बार पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे पॉपुलेशन को कवर कर सकें, तब हम सैंपल बनाते हैं. सैंपल को कहते हैं अ फाइनाइट सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन selected from it with the objective of investigating its properties is called a sample and the number of units is called sample size. मान लो दिल्ली में मैंने 100 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कराया तो मेरा सैंपल साइज कितना हो गया? 100. ठीक है, तो सैम्पलिंग इज द टेक्निक टू ड्रॉ कंक्लूजन about the characteristic of the population after studying only those objects or items that are included in the sample. और ज़्यादा इसके बारे में हमें पढ़ना है 7, 8, 9, इन सब में डिटेल में पढ़ना है. अभी आपको सैम्पलिंग ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, वैसे 5th चैप्टर से स्टार्ट हो जाता है सैम्पलिंग. तो आप इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में भी सैम्पलिंग के बारे में पढ़ लोगे. सैंपल हम लोग बनाएंगे खुद से. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी आर, ये सब लर्न करना है आपको. पहला ऑब्जेक्टिव्स याद करना है. To obtain the optimum result with the available sources at our disposal in terms of money and manpower of studying the sample values only. जितना हमारे पास मनी है, जितना मैन पावर है, उस हिसाब से ही हम लोग सैंपल डिजाइन करेंगे कि कितना बड़ा हमारा सैंपल साइज होना चाहिए, उतना ही डेटा इकट्ठा करेंगे. टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर. मान लो मुझे अगर
फ्लेवर पता लगाना है आइसक्रीम का, तो ठीक है। और प्राइस हम बहुत ज़्यादा रखने वाले हैं अपने आइसक्रीम का, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी लगा रहे हैं। एक आइसक्रीम मेरा 100 से नीचे होगा ही नहीं, तो पुअर पीपल को टारगेट करेंगे ही नहीं, अपने सैंपल में हम उसको डालेंगे ही नहीं। तो बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट के लिए हम मिडिल क्लास या उससे ऊपर के लोगों को ही टारगेट करेंगे और उन लोगों से पता लगाएंगे कि सबसे ज़्यादा कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम सेल होती है दिल्ली में, उस फ्लेवर का सबसे ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। समझ में आई बात? तो ये सब होता है टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। क्या आप सारे लोगों का क्या टेस्ट है, ये पता लगाने के लिए हम लोग सैम्पलिंग करेंगे, तो उसी चीज़ को टारगेट करेंगे। इट इज़ नॉट एक्यूरेट एंड देयर आर सम एरर्स कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। सैंपल कभी भी एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग तो एक आइडिया ही लगाते हैं ना, पूरे पॉपुलेशन को कवर कर ही नहीं रहे हैं। और किस टाइप के एरर होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 एरर, ये हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कहते हैं उनको। अल्फा कहते हैं टाइप 1 एरर को, बीटा कहते हैं टाइप 2 एरर को। It is done in some prescribed manner and there are many methods to draw samples from population, not in syllabus. कितने तरीके से हम सैंपल जो है वो पॉपुलेशन से निकाल सकते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। डेटा, डेटा तो चैप्टर 1 में पहले भी पढ़ा चुके हैं। डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स वेदर रॉ और कुक्ड used for further statistical investigation, that is called data. Characteristic of the object in a population or sample may be categorical और न्यूमेरिकल। अब कैटेगोरिकल आप जान चुके हो, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कैटेगोरिकल डेटा स्टडी किया था, लाइक वेदर ही इज इंडियन और नॉट, ही इज ब्लैक और वाइट पीपल, मेल और फीमेल, ऐसे जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वी कांट टेल हाउ मच, हाउ मच का जवाब नहीं हो सकता। वेदर येस और नो का जवाब जिसमें मिले, दैट इज कॉल्ड कैटेगोरिकल वेरिएबल। और न्यूमेरिकल, ये सब भी डेटा हो सकते हैं। तो डेटा दो टाइप के होते हैं, कैटेगोरिकल और एक न्यूमेरिकल। अब आ जाओ डेटा के कैरेक्टरिस्टिक पे। कैटेगोरिकल जो मैंने बता दिया, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में जैसे एज, हाइट, मार्क्स, लेंथ, सबको मेजर कर सकते हैं ना, टेम्परेचर, हाउ मच बता सकते हैं। लेकिन कैटेगोरिकल में जेंडर टाइप, माल फंक्शन टाइप, बॉय और गर्ल, एडुकेटेड और अनएडुकेटेड, वाइट और ब्लैक पीपल, ये सब किस में आ जाएंगे? कैटेगोरिकल में। अब वेरिएबल के बारे में आपको जानना है। एनी कैरेक्टरिस्टिक, डेटा का ही पार्ट होता है, एनी कैरेक्टरिस्टिक हुज वैल्यू may change from one object to another in the population। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाने में जिसकी वैल्यू बदल जाती है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। मतलब ये होता है ना, कभी एक्स इनकम हमारा वेरिएबल है, कभी इनकम 100 होगा, कभी 120 होगा, फिर थर्ड पर्सन पे जाते हैं उसका इनकम 200 हो गया, फोर्थ पर्सन का इनकम 150 हो गया। जैसे हम पोजीशन बदल रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। They are generally denoted by small letters like X, height of student, Y, marks of student, Z, weight of student, W, selected or not selected। कैटेगरिकल, ये कैटेगरिकल कहलाएगा। सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड में येस नो में आंसर आएगा, लेकिन जिसका भी आप नंबर बता सको, डिजिट में बता सको, डैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल। जिसका येस नो बता सको, डैट इज कॉल्ड कैटेगोरिकल। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में पढ़ा, और ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है कि वेरिएबल को हम लोग किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल लेटर से। किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल लेटर से। और जनरली कैपिटल लेटर किसके लिए यूज करते हैं? कांस्टेंट के लिए। अब बच्चे जानते हैं हम लोग डेटा के बारे में। डेटा जो है वो यूनिवेरिएट हो सकता है, बाई वेरिएट हो सकता है और मल्टी वेरिएट हो सकता है। अब जैसे देखो, व्हेन ऑब्जर्वेशन ऑन अ सिंगल वेरिएबल, एक बच्चे का सिर्फ मैंने एज पता लगाया, अगर मेरे पास 100 बच्चों की लिस्ट है तो हेलो, यस, कोई कुछ पूछ रहा है बच्चे? नहीं पूछना तो आप अपना माइक म्यूट कर लो। अभी हम लोग 5th पेज 4th पेज पे हैं, कंप्लीट होने वाला है, टोटल 10 पेजेस हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे बीच में, इसलिए हैव पेशेंस। ठीक है, इस पेज के बाद ही ब्रेक ले लेते हैं, 4th के बाद ही।
फिर ब्रांच ऑफिस या 5th पेज के बाद ब्रेक लेंगे। ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं, मैंने सिर्फ सारे बच्चों का एज पता लगाया, तो ये कहलाएगा यूनिवेरिएट, मतलब नेम और एज यूनिवेरिएट। अब मैंने बच्चों का एज और हाइट दोनों पता लगाया, हर बच्चे का एज और हाइट दोनों पता लगाया, तो ये कहलाएगा बाई वेरिएट। व्हेन ऑब्जर्वेशन ऑन टू वेरिएबल्स लाइक एज और हाइट, तो इसको कहते हैं हम लोग बाई वेरिएट। अब हर बच्चों का एज, हाइट और मार्क्स भी पता लगाया एमएमई का, दो से ज्यादा हो गया ना, हाइट, एज और मार्क्स। ऐसे लिखेंगे हाइट, एज, मार्क्स। ये किसी एक सिंगल स्टूडेंट का डेटा होगा। ये जो अभी मैंने येलो में शेयर किया, ये किसी एक सिंगल स्टूडेंट का डेटा है। हाइट इज 5 फीट 6 इंच, एज इज 16, मार्क्स 10 आया। तो इस तरीके से ट्रिपलेट फॉर्म में डेटा लिखा जाएगा, कॉमा कॉमा करके। ये एक सिंगल बच्चे का डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मल्टीवेरिएट। समझ में आई बात? बाई वेरिएट को ऐसे ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर जैसा, एज और हाइट। समझ में आया सभी को डेटा? तो डेटा को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट। अब है ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बच्चे स्टैटिस्टिक्स को हमें कितने तरीके से पढ़ना है? वैसे चैप्टर 1 मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, बहुत अच्छा किया। आपको पता चल जाएगा कि ग्राफिकल भी होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, और एक होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और एक होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, और इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ग्राफिकल, डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ हमें डेटा गिवन होगा बस। लाइक ग्राफिकल में हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, ये सब कुछ आपको बता चुके हैं। कैलकुलेशन में मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन और मोमेंट्स वगैरह एटसेट्रा, ये सब जो निकलता है कैलकुलेशन में, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन। ग्राफ से जो पता लगता है, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल। ये कहलाता है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल, आपने इन्फ्रेंस वर्ड पढ़ा है कहीं पे लाइफ में कभी भी? इन्फ्रेंस, नतीजा, नतीजा कहते हैं उसको। इन्फ्रेंस आपने अपने प्रैक्टिकल बुक में देखा होगा, साइंस में। एक प्रैक्टिकल में लिया, ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड, एम, फिर डेटा लिया, फिर कैलकुलेशन किया, फिर लास्ट में कंक्लूजन या इन्फ्रेंस लिखा होता था। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब है आपने जितना भी स्टडी किया, सब कुछ किया, लास्ट में आप किस नतीजे पे पहुंचे हो, आपने क्या डिसीजन लिया, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो वी यूज सैंपल इंफॉर्मेशन, पढ़ो जरा स्क्रीन पे। वी यूज सैंपल इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ कंक्लूजन, मेक एन इन्फ्रेंस ऑफ सम सॉर्ट अबाउट द पॉपुलेशन। यही पढ़ना है हमें 7, 8, 9 में, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। मान लो मुझे अपनी कंपनी में 1000 एसी का ऑर्डर मंगाना है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, 1000 एसी तो बहुत बड़ा टेंडर हो गया। अब सारी कंपनी अलग अलग क्लेम करती है, मेरे कंपनी का एसी इतना साल चलता है, इतना साल चलता है। अब हम सिर्फ उनके क्लेम पे तो नहीं खरीद सकते ना। ऐसे तो कोई भी नया बंदा आए, खराब क्वालिटी का एसी बना दे और बोल दे मेरा एसी कभी खराब होता ही नहीं है, 30 साल चल जाता है। लोग दौड़ के उसका एसी खरीदेंगे क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी कंपनी का क्लेम आया है, उस कंपनी का डेटा इकट्ठा करते हैं कि पहले से किस किस फैक्ट्री में लगा हुआ है और वो कितना साल चला, रिकॉर्ड करते हैं डेटा को। उससे फिर पता लगाते हैं कि इनका जो क्लेम है वो सही है या गलत है। ये पढ़ना है हमें चैप्टर 8 में। तरीका है उस चीज को चेक करने का, आप घबराए नहीं, सब कुछ पढ़ना है हमें। तो हम एक चेक करते हैं कि उसका क्लेम सही है या गलत। अगर उसका क्लेम सही आ जाता है तो हम उसको टेंडर दे देते हैं, ठीक है भैया आप अपने कंपनी का ऐसे मेरी फैक्ट्री में लगा दो। ऐसे बिना सोचे समझे हम कभी भी किसी को हाँ या ना नहीं कहते हैं। हर जगह स्टैटिस्टिक्स का रोल है। तभी तो ई कॉमर्स वाले बच्चे जो बड़े बड़े पोस्ट पे किसी कंपनी में बैठे हुए हैं, बताओ 1000 एसी का टेंडर देना है, बहुत बड़ा डिसीजन है। एक छोटा सा भूल चूक से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो वैसे जगह पे ई कॉमर्स वाले बच्चों को बिठाया जाता है, क्योंकि उनकी सोचने और समझने की क्षमता जो होती है वो बाकियों से अलग होती है। उनमें बिजनेस का ज्ञान होता है, स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान होता है, थोड़ा सा वो प्रेडिक्शन भी लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये सारे डिसीजन उन्हीं से दिलवाए जाते हैं। इवन जो एमबीए करते हैं उनको भी स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्हें भी ऐसे बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स हर जगह है। अब पॉपुलेशन और सैंपल, दो वर्ड आपको जानने हैं।
डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में ध्यान से सुनो, पॉपुलेशन में से हमने सैंपल निकाला, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। हेंस डिड्यूस आपने पढ़ा हुआ ना मैथमेटिक्स में, पहले कोई रिजल्ट डिराइव किया, फिर उसी में हमने डेटा पुट कर दिया, वो डिड्यूस हो गया। तो पहले से पॉपुलेशन है हमारे पास, उसी में से हमने सैंपल ले लिया, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। लेकिन सैंपल के हिसाब से हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ आइडिया लगा रहे हैं कि सैंपल में ऐसा ऐसा हो रहा है, इसलिए भी पॉपुलेशन में ऐसा ऐसा होगा, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन के लिए डिसीजन लेना, ये कहलाता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। याद रहेगा ये पाथ जो चेन बना हुआ है। पॉपुलेशन से अगर सैंपल डिराइव करते, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। सैंपल से अगर पॉपुलेशन डिराइव करते, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। अब ये तो खैर बहुत इजी है, स्कोप ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। पहला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आपने सुना होगा। माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं कि आपका हेमोग्लोबिन कितना हुआ, कोरोना का वायरस है तो ये किस हिसाब से बढ़ रहा है, आपके जो सेल्स हैं वो बायोप्सी टेस्ट के लिए जो गया हुआ, वेदर इट इज़ कैंसरस और नॉट, ये 1 मिनट में कितना ग्रो करता है, 2 मिनट में कितना ग्रो करता है, उसी से उसका कैंसरस नेचर पता लगता है ना। इन सब जगह भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। इकोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें भी इकोलॉजी में भी मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। ठीक है। मटेरियल इंजीनियरिंग, इसमें तो यूज़ होता ही है, सबको पता है। मटेरियल इंजीनियरिंग मतलब मान लो एक अगर कार के लिए आप क्या बना रहे हो, बम्पर बना रहे हो नया वाला, क्योंकि इस कार का बम्पर जो है ना एक ही 2 बार क्रैश होता है और स्क्रैच विजिबल होने लगता है, तो लोग कहते हैं कि अरे ये गाड़ी पुरानी सी लगती है, एक ही 2 बार में ठुक जाने पे पुरानी सी लग रही है। तो एक नए कंपनी का बम्पर निकालते हैं जो कि 50 बार भी ठुक जाए फिर भी स्क्रैच विजिबल ना हो, तो चमकता है, नया नया गाड़ी लगता है। मटेरियल इंजीनियरिंग, या फिर आप बॉटल बनाते हो, स्क्रू बनाते हो, कोई भी चीज़ बनाते हो, टीवी बना रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, हर जगह आपको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इवन आप एक मोबाइल बनाते हो, ऐसा नहीं कि एक मोबाइल बना दिया और उसको लॉन्च कर दिया, उस मोबाइल के पीछे बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है कि ऐसा एक मोबाइल बनाया, अब ऐसे ही 10 मोबाइल बनाओ, सबका बैटरी का लाइफ निकालो, उसका एवरेज लाइफ निकालो, सबका वॉइस क्वालिटी चेक करो, सबका पिक्चर क्वालिटी चेक करो, सबका मेमोरी चेक करो, तब जाकर के हम नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ अगर हम ऐसे ऐसे स्टेप्स लें तो इस डिज़ाइन का मोबाइल बनेगा। तो स्टैटिस्टिक्स वहाँ भी लगाया जाता है। मार्केटिंग में तो खैर होता ही है, सर्वे एंड स्ट्रैटेजीज में सर्वे करते हैं ना मार्केट में, तो वहाँ भी तो स्टैटिस्टिक्स लगाते ही हैं। पब्लिक हेल्थ में भी डिजीजेज एंड ट्रीटमेंट, एक अगर दवाई जैसे कोई मेडिसिन अगर हम लॉन्च करते हैं, उस मेडिसिन को भी कई पेशेंट्स पे लगा करके स्टैटिस्टिक्स के थ्रू मेजर किया जाता है कि वेदर इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ और नॉट, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो जैसे मान लो अगर कैंसर का अभी चल रहा है रिसर्च, अभी कैंसर का इलाज निकला नहीं है, तो डॉक्टर जो है ना कैंसर के लिए जो भी दवाई सोचते होंगे उसको कैंसर के मरीज पे लगाते होंगे ट्रीटमेंट में, और नोट करते होंगे सिम्टम्स कि इसमें कुछ सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सुधार होगा तो फिर वो आगे उस चीज़ को बढ़ाएंगे। ठीक है। तो डिजीज एंड ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है स्टैटिस्टिक्स। सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या बनाते हैं, पुल, बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग्स और पुल्स बनते हैं ना, ब्रिजेस। तो एक ब्रिज के बारे में सोचो, उस पे कितने ट्रक, बस, कार, कितने लोग पैदल, कितना उस पे हेवी मास जा रहा होता है। अगर उसका ढंग का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो वो तो पुल टूट जाएगा, ब्रिज टूट जाएगा, या फिर धंस जाएगा नदी, या जहाँ भी बनाया है नदी के अंदर वो बालू में अंदर चला जाएगा, उसकी हाइट कम हो जाएगी, टूट जाएगा। तो सिविल इंजीनियरिंग में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है कि अगर इतना लोड आ रहा है तो हम बार बार उसको करके देखते हैं कि कितना रखना चाहिए, डायमीटर इतना रखना चाहिए, इतना रखना चाहिए, वहाँ भी यूज़ होता है। ठीक है। ट्रैफिक फ्लो, वहाँ ये लगाते हैं ना कि 1 सेकेंड में कितना ट्रैफिक जा रहा है ऑन एन एवरेज, तो कितना मास होगा। मान लो अगर आपको एक ब्रिज बनाना है, क्योंकि इस पेज के बाद हम लोग ब्रेक लेने वाले हैं इसलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। मान लो मुझे ये ब्रिज बनाना है, ठीक है। इसमें 1 मिनट में 10 कार्स निकलती हैं और ट्रक और बसेज अलाउड नहीं है इस पे। सपोज करो एक कार का वजन हो गया 1000 kg, मान लो, और उसमें 4 सीटर है या 5 सीटर है, तो 500 kg के लोग तो बैठेंगे, आजकल सबका वेट गेन हो रहा है, पतले दुबले तो कोई भी नहीं है।
मान लो 500 केजी का बच्चे बच्चे सब सामान वामान मिला करके 500 केजी, तो 1500 केजी एक कार का है। तो 10 कार है तो कितना हो गया 1500 केजी, 15,000 केजी, यानी 1 मिनट में 15,000 केजी इस पे लोड जाएगा ब्रिज पे। अब ब्रिज को इतना मजबूत बनाना है कि वो इससे ज्यादा वेट को टॉलरेट कर सके और वो टूटे ना। तो यहाँ सब जगह स्टैटिस्टिक्स लगाई जाती है। तो बच्चे अब हमने अपने 10 पेजेस में से 5 पेजेस कर लिए हैं, और अब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और इनुमरेटिव वर्सेस एनालिटिक स्टडीज करेंगे। ठीक है, इनुमरेटिव वर्सेस एनालिटिक स्टडीज अब बस 5 पेजेस और हैं, उसके बाद से आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो बच्चे, हमें पढ़ना है इनुमरेटिव वर्सेस एनालिटिक स्टडीज। ये सब आपके बुक में दे रखा है। थोड़ा सा आगे जो मेथड ऑफ सैम्पलिंग है वो उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाया हुआ है। बाकी अभी जितना भी पढ़ा रहे हैं सब आपके बुक में है। तो एनुमरेटिव वर्सेस एनालिटिक स्टडीज, एनुमरेटिव में होता है कि कितना मेंशनिंग अ नंबर ऑफ थिंग्स वन बाय वन फॉर्मल, एक एक चीज को मेंशन करना, दैट इज कॉल्ड एनुमरेटिव। यानी एनुमरेटिव में सिर्फ डेटा गिवन होगा बस। इंटरेस्ट इज फोकस्ड ऑन फाइनाइट आइडेंटिफिएबल अनचेंजिंग कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फाइनाइट आइडेंटिफिएबल और अनचेंजिंग कलेक्शन, सिंपल सी बात है, डेटा कलेक्शन जो किया ना वो कहलाता है एनुमरेटिव। अब उस पे लॉजिकली सोच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो कहलाता है लॉजिकल रीजनिंग डिस्क्रिप्शन। अब जैसे देखो, डिस्क्रिप्शन होगा इसमें, नॉट इनुमरेटिव एंड कैरिड आउट विथ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंप्रूविंग अ फ्यूचर प्रोडक्ट बाय टेकिंग एक्शन ऑन अ प्रोसेस ऑफ सम सॉर्ट। फ्यूचर में हम लोग कुछ सोच करके फिर इसको काम करते हैं, लॉजिकली सोच रहे होते दिमाग लगा करके इसका काम आगे करेंगे, तो ये हमारा कहलाता है क्या, लॉजिकल रीजनिंग। जैसे रिकैलिब्रेटिंग इक्विपमेंट अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, ये साइंस का ही एग्जाम्पल देंगे ये बुक वाले, क्योंकि ये साइंस इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए बुक है। जैसे मान लो रिकैलिब्रेटिंग इक्विपमेंट, एक थर्मामीटर है, उस पर गलत मार्किंग हो गया है, आता 100 डिग्री फीवर है लेकिन वो दिखलाता है 98, क्योंकि 100 की जगह गलती से 98 मार्क हो गया, प्रिंट हो गया गलत। उसको फिर से रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, उसको पूरे को इरेज करके और फिर से रिकैलिब्रेशन करना पड़ेगा। तो ये लॉजिकली हम लोग सोचते हैं। अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कितना डालना है, कम या ज़्यादा, ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है, ये हमें पता होता है। लेकिन इनुमरेटिव में कुछ नहीं पता होता, सीधा बस हम लोग काम कर देते हैं, कम ज़्यादा हर तरह का केसेस लेकर के। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये दोनों के बारे में आपको पता लग गया। अब है दूसरा डिफरेंस, देयर इज सैम्पलिंग फ्रेम लिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स टू बी सैम्पल्ड। यहाँ पर सैम्पलिंग फ्रेम बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर कोई सैम्पलिंग फ्रेम नहीं बनता। देयर इज नो सैम्पलिंग फ्रेम लिस्टिंग द इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बट कैन टॉक विथ एक्सपर्टाइज। यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों से बातचीत होगी जो पहले इस डेटा पे काम कर चुके हैं, किस में, लॉजिकल वाले में। और इसमें हम लोग हर बार नया डेटा इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर डेटा कैन इधर बी अवेलेबल और कैन बी कंस्ट्रक्टेड, या तो डेटा हमें गिवन होगा या फिर हम बनाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, वी कैन टेक डेटा ओनली ऑन एग्जिस्टिंग प्रोसेस वन दैट में डिफर इन इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट फ्रॉम द फ्यूचर प्रोसेस, वी यूज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंशियल हेयर। मतलब अगर हम कोई कंक्लूजन लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो लॉजिकल वाले में होता है, इसमें कोई डिसीजन नहीं लेते। किसमें, इनुमरेटिव में कोई डिसीजन नहीं लेते। इनुमरेटिव मतलब, ध्यान से सुनो, मैंने डेटा डाल दिया, डेटा की एंट्री कर दी, उसने मीन बता दिया, मीडियन बता दिया, क्वार्टाइल्स बता दिया, लोअर फोर्थ बता दिया, अपर फोर्थ बता दिया, फोर्थ स्प्रेड बता दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन बता दिया, सब कुछ बता दिया, तो ये कहलाएगा इनुमरेटिव, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं बताया। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम उस पर काम करते हैं कि वो बताता है कि हाँ ठीक है, समथिंग स्टेटमेंट इज रिजेक्टेड, क्लेम इज रिजेक्टेड, क्लेम इज एक्सेप्टेड, तो वो फिर किस में आएगा, लॉजिकल वाले में आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं।
अभी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पे जा रहे हैं, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग नहीं। कितने टाइप के सैंपल्स हो सकते हैं? तो पर्पसिव और सब्जेक्टिव और जजमेंट सैम्पलिंग। A desired number of sample units is selected purposely depending upon the object of the inquiry so that only the important items representing the true characteristics of the population are included in the sample। जैसे अगर मुझे ड्रामा सोसाइटी के लिए बच्चों को लेना है तो हम ऐसे ओपन इनविटेशन सारे बच्चों को नहीं भेज देंगे। हर क्लास के बच्चे में से देखेंगे कि कितने बच्चे ड्रामा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ड्रामा कंडक्ट किए हुए हैं पहले, या नुक्कड़ में पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हीं उन्हीं बच्चों की लिस्ट को मंगाएंगे और उसी में से ड्रामा सोसाइटी के लिए बच्चों को चूज़ कर लेंगे। म्यूज़िक कंपटीशन, तो जो म्यूज़िक में एडमिशन लिए होंगे उन्हीं बच्चों में से म्यूज़िक कंपटीशन के लिए चूज़ करेंगे। डांस कंपटीशन में अगर मुझे अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना है, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना है, तो किसी को भी नहीं भेज देंगे, तब तो फिर हमारा कॉलेज हार जाएगा ना। हम उन्हीं को वो भेजेंगे जो डांस सोसाइटी ज्वाइन किए हुए, जिनको डांस वगैरह आता है। तो पर्पसिव सैम्पलिंग हो गया, सिर्फ डांस सोसाइटी वाले बच्चों का जो नंबर इकट्ठा किया उसमें से डांस कंपटीशन के लिए भेजा, तो इट इज़ कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ईच यूनिट इन द इनवर्स हैज सम डेफिनेट प्रोबेबिलिटी और बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। अब हर एलिमेंट के पास इक्वल चांस होगा, ईच हैज इक्वल चांस। वेरिंग प्रोबेबिलिटी, प्रोपोर्शनल प्रोबेबिलिटी, एग्जाम्पल डबल ट्रिपल एटसेट्रा। जैसे अगर क्रिकेट का मैच के लिए अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना है तो एवरीवन लव्स क्रिकेट, सब तैयार हो जाएंगे, मैं तो जब इतने सारे छक्के मारूंगा, मैं तो चौके मारूंगा, सब करेंगे। लेकिन जिसको खेलना आता होगा वही सही ढंग से खेलेगा ना। सिर्फ सोच से और जोश से तो आप नहीं जिताओगे अपने कॉलेज को। तो वहां पे हर बच्चे का इक्वल चांस है, चाहे उसे खेलने आता हो या नहीं आता हो। गवर्नमेंट की नज़र में यू जब इनविटेशन निकालेगी तो सारे बच्चों को क्या इक्वली इनवाइट करेगी। अब बच्चे तो सारे आगे, सबका एक छोटा सा टेस्ट होगा, कोच दो चार एक्टिविटीज देगा करने को, उसके बाद से उसमें से बच्चों को निकाला गया। उसमें से कुछ बच्चों का डबल चांस होगा, जो दो एक्टिविटी में पास कर गए डबल चांस, जो एक एक्टिविटी में पास किए सिंगल चांस, जो चार एक्टिविटी में पास किए उसका ट्रिपल मतलब 4 टाइम्स चांस। तो ऐसे अलग अलग सबकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जो जितना अपियर होगा, जितना टेस्ट क्वालिफाई करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी सिलेक्शन के लिए। तो ये सैंपल कहलाता है हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी सैंपल, जिसमें हर बच्चे की प्रोबेबिलिटी हमें पता होगी कि कितना है। कभी सेम भी होगी और कभी अलग अलग भी हो सकती है। तीसरा है मिक्स्ड सैम्पलिंग, partly according to some probability laws and partly according to a fixed sampling rule। probability laws से भी हम लोग सैंपल बना सकते हैं या फिर फिक्स्ड सैम्पलिंग रूल लाइक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड एटसेट्रा। अब ये सब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी जस्ट इन सबको मैंने एक्सप्लेन करने मतलब करेंगे आगे, हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में मिक्स्ड सैम्पलिंग में, तो ध्यान से सुनो। मिक्स्ड सैम्पलिंग में यहाँ तो सिर्फ दो लिखा है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड, लेकिन यहाँ पर बच्चे टोटल 9 हैं। पहला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तीसरा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, चौथा है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, फिफ्थ है क्वाजाई रैंडम सैम्पलिंग, सिक्स्थ है एरिया सैम्पलिंग, सेवेंथ है सिंपल क्लस्टर सैम्पलिंग, एट्थ है मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, नाइन्थ है कोटा सैम्पलिंग। अब जिस पे मैंने टिक लगाया है वो सब तो हम लोग पढ़ेंगे। क्वाजाई रैंडम सैम्पलिंग नहीं पढ़ना, एरिया सैम्पलिंग नहीं पढ़ना, सिंपल क्लस्टर सैम्पलिंग पढ़ना है, ये पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 सैम्पलिंग टेक्निक हमें पढ़ने हैं, बाकी के 3 नहीं पढ़ने। तो सबसे पहले लेते हैं रैंडम सैंपल, जिसको कि सिंपल बोलते हैं, SRS। SRS का फुल फॉर्म क्या हो गया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। It is the technique in which sample is so drawn that each and every unit in the population has an equal and independent chance of being included in the sample। हर एलिमेंट का इक्वल चांस होगा कि हम उसको सैंपल में इंक्लूड कर लें। इसमें दो टर्म आपको जानने हैं, SRS WOR, SRS WR।
WOR का मतलब है विदाउट, WO फॉर विदाउट, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर आपने रिप्लेसमेंट नहीं किया, जो निकाला वो निकल गया, ठीक है, जो निकाला उसको साइड करते जा रहे हो, तो ये कहलाएगा SRSWOR टेक्निक। लेकिन आपने एक निकाला और फिर से उसको उसमें डाल दिया, तो ये कहलाएगा SRSWR विथ रिप्लेसमेंट। तो कभी कभी हम विदाउट रिप्लेसमेंट भी करते हैं और कभी कभी विथ रिप्लेसमेंट भी करते हैं, ठीक है। वी यूज लॉटरी मेथड और यूज ऑफ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स अभी हमारे कोर्स में नहीं है। लॉटरी मेथड भी हम लोग यूज़ करते हैं कि चलो इस बार लॉटरी सिस्टम लगा देते हैं, सबके नाम का पर्ची बना देते हैं और देखते हैं कि कौन सा चिट चूज होता है, उसी को अपने अपने सैंपल में डालते जाएंगे, ठीक है। मान लो 50 बच्चों के नाम से चिट बना दिया, मुझे लेना है 5 बच्चे, तो ऐसे ऐसे फेंक दिया फोल्ड करके, अब जो भी 5 चिट आ गया मेरे हाथ में, उन्हीं का 5 नंबर का सैंपल बना दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉटरी मेथड। तो ये सब थे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। अब दूसरा है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, मान लो आपने मुझे कहा कि मैम आप जो है अपने एरिया का एवरेज इनकम निकाल करके बताओ 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर में, आप जहाँ बैठे हो वहाँ से 5 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में जितने भी लोग आ रहे हैं, आप उनका एवरेज सैलरी बताओ, चलो एवरेज इनकम बताओ। अब देखो, हम तो अपने फ्रेंड्स के यहाँ ही जाएंगे जो सभी मिडिल क्लास होंगे या कुछ अच्छे लोगों से जान पहचान है, लाइक हाई क्लास सोसाइटी से। तो मैंने मिडिल क्लास पीपल लोगों से ही बात की, या चलो मिडिल क्लास से नहीं बात की, मेरा मन था कि मेरा डेटा बहुत हाई क्वालिटी का हो, तो मैंने सिर्फ हाई क्लास लोगों से ही बात की, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जब अपर क्लास लोगों से बातचीत की मैंने, तो मेरे सारे डेटा में क्या ज़्यादा ज़्यादा इनकम वाले सारे दिखाई देंगे ऑब्जर्वेशन, एवरेज इनकम भी मेरे एरिया का क्या आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बट दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू रीडिंग, वो सही स्टैटिस्टिक्स नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं उसमें हमेशा 3 टाइप के पीपल होते हैं, पुअर पीपल, मिडिल क्लास पीपल और अपर क्लास पीपल। तो 3 स्ट्रैटम में डिवाइड करना चाहिए। स्ट्रैटम, स्ट्रैटम मतलब लेवल होता है, 3 लेवल बनाओ, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अपर क्लास से 10 लोगों से बात की, मिडिल क्लास के 10 लोगों का डेटा इकट्ठा किया, पुअर पीपल का भी 10 क्लास का डेटा इकट्ठा किया, तब अपने 5 किलोमीटर के रेडियस के बीच में मैंने एवरेज इनकम निकाल करके बताया। दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स डिवीजन इनटू लेयर्स और ग्रुप्स, लेयर्स या ग्रुप्स में आप उसको डिवाइड करो। Stratified the given population into a number of subgroups or subpopulation known as strata। मैंने कितने स्ट्रेटा में डिवाइड किया था पॉपुलेशन को, 3 स्ट्रेटा में, जब मुझे इनकम निकालना था। तो द यूनिट्स विद इन ईच स्ट्रेटम सब ग्रुप आर एज होमोजीनियस एज पॉसिबल। मतलब अगर मैंने एक स्ट्रेटम अपर क्लास पीपल का लिया है तो उसमें सभी अपर क्लास के ही होंगे, एक जैसे होंगे। अगर एक मैंने पुअर क्लास का लिया है तो उसमें सभी लोग पुअर क्लास के होंगे। कोई एक इनकम लेवल के नीचे हम लोगों ने इमेजिन किया होगा कि इतने से कम वाले पुअर की कैटेगरी में आएंगे, इतने से इतने के बीच वाले मिडिल में आएंगे और इतने से ऊपर वाले अपर क्लास में आएंगे। तो एक स्ट्रेटम में जो डेटा होगा वो मोर और लेस होमोजीनियस नेचर का ही होगा, उनमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा। लेकिन जब 2 स्ट्रेटम की बात करेंगे, लाइक अपर क्लास और मिडिल क्लास, तो उनमें गैप होना चाहिए सफिशिएंट, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए दोनों को अलग अलग। तो वेरियस डेटा आर नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग। और इधर है the differences between various strata are as marked as possible, that is the stratum means differ as widely as possible. So various strata are non overlapping. This means each and every unit in the population belongs to one and only one stratum, एक ही स्ट्रैटम से बिलोंग करेगा। मतलब जो अपर क्लास के पीपल है वो सेकंड और थर्ड स्ट्रेटा में नहीं एंटर करेगा, एक ही स्ट्रेटा में सबको एक जगह रखेंगे, यही कहना है इनका। तो ये कहलाता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो थोड़ा इससे भी ले लिया, थोड़ा इससे भी ले लिया और थोड़ा सा इधर से भी ले लिया। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग समझ में आ गया। थर्ड इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग,
अब देखो, ओनली द फर्स्ट सैंपल यूनिट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, सिर्फ एक पहला यूनिट रैंडम सैंपल रैंडम एलिमेंट हम लोग चूज करते हैं। जैसे अगर आपको एक मोती का माला बनाना हो तो पहला तो आप कोई भी मोती चूज करोगे, लेकिन अब जो सेकंड बीड आएगा वो उसके बाद ही आएगा, थर्ड वाला फिर सेकंड के बगल आएगा, पहला वाला तो रैंडमली कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद के सभी का पोजीशन डिफाइंड होगा। वही चीज यहाँ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में भी होती है। ओनली द फर्स्ट सैंपल यूनिट इज सिलेक्टेड at random and the remaining units are automatically selected in a definite sequence at equal spacing from one another। जैसे 1 नंबर पे, 5th नंबर पे, 10th नंबर पे, 15 पे, 20 पे, 25, 30, इन पोजीशंस पे जो जो वैल्यूज हैं उन सब का एक सैंपल बना डालो। ये क्या कहलाएगा? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। समझ में आई बात? मान लो मैंने रोल नंबर 1 लिया, फिर रोल नंबर 5 लिया, रोल नंबर 9 लिया, 1 5 के बीच में 4 4 का गैप है ना। या चलो रोल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर 5, रोल नंबर 10, रोल नंबर 15, रोल नंबर 20, ऐसे सभी बच्चों को लिया, इनका एक सैंपल बनाया, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इट इज यूज्ड व्हेन द कंप्लीट एंड अप टू डेट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स फ्रेम आर अवेलेबल। अब देखो, मेरे पास अगर रोल नंबर वाइज स्टूडेंट का लिस्ट नहीं होता तो हम कैसे चूज करते? एक सैम्पलिंग यूनिट जो है अप टू डेट होगा और एक ऑर्डर में दिया होगा। यूनिट्स आर अरेंज्ड इन सम सिस्टमेटिक ऑर्डर, सम सिस्टमेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम, कौन पहले कौन बाद में, सबसे पुरानी, फिर उससे नहीं, उससे नहीं, उससे नहीं, उससे नहीं, उससे न्यू, ठीक है। जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल के हिसाब से भी डेटा हो सकता है, डेजर्ट से है, हिली एरिया से है, लाइक दिस वे। तो इस टाइप के सैम्पलिंग को हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। क्लियर? टेलीफोन डायरेक्टरी में आपको सिस्टमेटिक मिलेगा एंड लिस्ट ऑफ वोटर्स। टेलीफोन डायरेक्टरी में देखते हो, पहले ए नाम से सभी लोगों का टेलीफोन होगा। आप लोगों ने कभी देखा है टेलीफोन डायरेक्टरी या नहीं? आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा। देखा है कभी बच्चे आप लोगों ने? एक इतनी मोटी सी बुक होती है, हर शहर का अपना एक टेलीफोन डायरेक्टरी होता है। मुझे याद है क्योंकि हम लोग बचपन में ना रखते थे टेलीफोन डायरेक्टरी, तब बेस फोन का जमाना था। 2000 के बाद मोबाइल ज़्यादा ये होने लगा है ना। 2000 के टाइम से ही मोबाइल आ गया था, उसके पहले बेस फोन ही चलता था। तो जब बेस फोन चलता था ना तो क्या? हाँ, तो इसलिए आप लोगों ने नहीं देखा होगा डायरेक्टरी, वो मेरा कहने का मतलब है। और हम लोगों को तो इतना डायरेक्टरी पे डिपेंडेंट थे, बता रहे हैं कैसे। डायरेक्टरी एक मोटी सी बुक मिल गई, उसमें ना सबका, पहले तो पूरे सिटी के पॉपुलेशन का जहां जहां फोन है सबका नेम और एड्रेस होता था, और अलग से डॉक्टर्स का लिस्ट अलग से होता था, हॉस्पिटल का लिस्ट अलग से होता था डायरेक्टरी में, स्कूल्स के लिस्ट अलग से होते थे, मार्केट में कोई कंपनी का लिस्ट अलग से होता था, पेट्रोल पंप का, मतलब ऐसे बहुत लोगों के हेल्प के लिए वैसे डायरेक्टरी में अरेंजमेंट की जाती थी। तो अब किसी भी डॉक्टर का नंबर लगाना है, अपॉइंटमेंट लेना है, तो हम लोग डायरेक्टरी में जा करके डॉक्टर का नंबर ढूंढते थे, अरे ये मिल गया डॉक्टर का नाम, इनका नंबर मिल गया, उस पर डायल करते थे बेस फोन से, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उठाती थी, वहाँ पे हम लोग अपॉइंटमेंट लेते थे, ठीक है। ऐसे बहुत जगह पे हेल्प मिलता था। पहले डायरेक्टरी इतना नहीं होता था, सेव वूव करने का चक्कर कहाँ था, नंबर कहाँ सेव कर पाते थे हम लोग बेस फोन में। बेस फोन के टाइम के ज़माने में सब एक छोटा छोटा डायरी लेकर के चलते थे, हम लोग अपने बैग में छोटा सा पॉकेट डायरी रखते थे कि कभी कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, मदर फादर ब्रदर सिस्टर सबका नंबर, मतलब इतना तो होता नहीं था बेस फोन में, तो फैमिली का ही नंबर होता था, तो होम स्कूल यही दो का नंबर होता था, और कुछ फ्रेंड्स के नंबर होते थे, बस इतना ही। तो पहले डायरी का ज़माना होता था। अब तो जब से स्मार्टफोन आया है सब कुछ फ़ोन के अंदर ही है, कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। तो टेलीफोन डायरेक्टरी में बच्चे अल्फ़ाबेटिकल सबके नंबर होते हैं, सबके अरेंजमेंट होते हैं, तो वहाँ से आप रैंडम सैम्पलिंग ले सकते हो। जैसे ये वोटिंग वाले करते हैं, किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की कांग्रेस की, तो वो पोल करते हैं ना, तो अब हर लोगों से तो नहीं पूछते कि आप किसको वोट देना चाहोगे, लेकिन वो जैसे रैंडमली 100 लोगों से बात कर लिया एक शहर में, तो टेलीफोन डायरेक्टरी में उठाया, पहले नंबर पे जो आया उससे फ़ोन करके पूछ लिया आप किसकी सरकार बनाना चाहते हो, या मैसेज करके पूछ लिया। आप मैसेज करें, अगर आप कांग्रेस चाहते हैं सी मैसेज करें, बीजेपी चाहते हैं बी मैसेज करें,
लोग भेज भी देते हैं, कई लोग नहीं रिस्पॉन्स करते लेकिन बहुत लोग कर देते हैं। उसी के आधार पे वो लोग इन्फ्रेंस कंक्लूजन निकालते हैं कि इस बार तो बीजेपी की सरकार बनने वाली है। भाई वो इतने दावे के साथ कैसे कहते हैं? क्योंकि उन्होंने सैम्पलिंग की है, उन्होंने सर्वे किया है। और उन्होंने कौन सा सैम्पलिंग किया था? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से चूज किया था ना, तो ये एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड total population is divided into blocks or groups depending on problem under study into clusters, and a simple random sample of these clusters is drawn. We then choose, measure, interview each and every unit in the selected clusters. जैसे ये एक क्लस्टर बना लिया, एक ये क्लस्टर बना लिया, एक ये क्लस्टर बना लिया, एक ये क्लस्टर बना लिया। पहले वाले क्लस्टर में 10 लोग हैं, दूसरे वाले क्लस्टर में 5 पीपल हैं, तीसरे वाले क्लस्टर में 7 पीपल हैं। अब हर क्लस्टर से अलग अलग हम लोग डील करेंगे। दिस इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग, मतलब अलग अलग ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करके छोटे छोटे क्लस्टर में बना देते, दैट इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ध्यान से सुनो। मान लो कि मुझे ऑटो एक्सपो लगाना है दिल्ली में, प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, एग्जीबिशन। ऑटो एक्सपो फॉरेन कंपनी की बहुत सारी गाड़ियां आई हैं और उन्होंने मुझे टारगेट दिया है कि मैम आप मेरे लिए 100 बच्चों को चूज कर दो। मुझे अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑटो एक्सपो में, हर जगह ऑटो एक्सपो में कभी गए हो? कोई एक कार होगी, उसको 2 मॉडल्स ऐसे रिप्रेजेंट करी होगी। कोई एक कार होगा, वहाँ पे मेल को खड़ा कर देगा, काफ़ी अट्रैक्टिव। तो मॉडल्स को चूज करने होते हैं, तो मुझे ये काम दे दिया गया। ऑटो एक्सपो हफ्ते 10 दिन के लिए, महीना दिन के लिए, इतना ही लगता है, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं लगता। वो सब आकर के अपना डिस्प्ले करती हैं अपनी गाड़ियाँ, उनका प्राइस, उनके फीचर्स वगैरह। ऑटो एक्सपो के लिए मुझे मॉडल से सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब दिल्ली में मॉडल्स लाएंगे कहाँ से? और पैसा तो उन्होंने बहुत कम दिया है, फाइनेंस। मैडम मेरे पास इतना ही पैसा, अब हम बड़े बड़े मॉडल्स को तो नहीं हायर कर सकते, वो लोग तो बहुत करोड़ों में मांगते हैं। मुझे तो बहुत छोटा सा टेंडर मिला है। तो फिर हम डीयू पे मुझे भरोसा होता है, डीयू में भी मुझे अच्छे खासे बच्चे दिख जाते हैं। तो मैंने डीयू के बच्चों को इनविटेशन भेजा कि आप लोग आकर के यहाँ पे अपना दे सकते हो टेस्ट वगैरह, मॉडलिंग टेस्ट। बच्चे आ गए, उसमें से मैंने चूज़ किया। तो अब ध्यान से सुनो, दिल्ली में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जामिया है, आईपी है, डीयू है, जेएनयू है, बहुत सारे हैं, इग्नू है। मैंने उन सारी यूनिवर्सिटीज़ में से पहले डीयू को चूज़ किया। तो ये फर्स्ट लेवल का सैम्पलिंग हो गया। अभी पहला लेवल क्लियर किया मैंने कि कौन सा कॉलेज लेना है। कॉलेज के बाद मैंने सिलेक्ट कौन सा यूनिवर्सिटी लेना है। यूनिवर्सिटी के बाद से मान लो मैंने कोई एक कॉलेज चूज़ किया, नाम नहीं लेंगे, नहीं तो बाकी कॉलेज के बच्चे मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। मान लो मैंने कॉलेज ए चूज़ कर लिया, तो बहुत सारे कॉलेजेस थे, उसमें से मैंने ए कॉलेज चूज़ कर लिया, तो सेकेंड लेवल मैंने क्लियर कर लिया। अब उस कॉलेज में भी इको ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारे बच्चे हैं। मैंने थर्ड लेवल पे इको ऑनर्स कोर्स चूज़ किया। फोर्थ लेवल पे फिर मैंने एक सेक्शन चूज़ किया। फिफ्थ लेवल पे फिर मैंने रोल नंबर वाइज बच्चे चूज़ किए। 5 लेवल में मैंने सैंपल के यूनिट तक पहुंचे हैं, 5 लेवल के बाद। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके का जब भी हमें लेवल बाय लेवल चूज करना होता है, तो दिस इज कॉल्ड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में कोई एक कोटा फिक्स होगा। मान लो उसी ऑटो एक्सपो में 1/3 कम से कम गर्ल्स होनी चाहिए, कोटा फिक्स हो गया, 1/3 तो गर्ल्स होंगी कम से कम, बाकी 2/3 में गर्ल्स बॉयज कोई कोई भी ले लो, या 1/3 जो है वो डीयू के ही बच्चे होंगे, तो बाकी 2/3 में किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं। तो ये सब कोटा सैम्पलिंग होता है, जब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का आपने फिक्स कर दिया। तो स्पेशल फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सैम्पल साइज इज फिक्स्ड इन एडवांस, पहले से ही फिक्स है। देन एग्जामिन फ्रॉम द स्ट्रेटम अरेंज्ड टू द इन्वेस्टिगेटर। सैम्पल साइज आर फिक्स्ड इन इनकम ग्रुप्स, सेक्स, ऑक्यूपेशन, पॉलिटिकल और रिलीजियस एफिलिएशंस एटसेट्रा। जैसे रिलीजियस एफिलिएशन, पॉलिटिकल, इन सब में क्या होता है, सैम्पल साइज फिक्स्ड होता है कि इतने ही लोग वोट में खड़े होंगे, लाइक दिस वे। ठीक है, ऑक्यूपेशन में भी जब आप जाते हो तो इतने ही लोगों को जॉब मिलेगी, इतने ही लोगों के लिए नौकरियां निकली है। तो दिस इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। ठीक है बच्चे?
तो ये तो हो गया हमारा सैम्पलिंग चैप्टर 1। अब पढ़ाने का काम हो गया। ये जितना भी नोट्स मैंने आपको दिखलाया, पूरा नोट्स रट जाना है अच्छे से। अब इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है किसी साल, जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आपको बताना है कि स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट कौन सा है और नहीं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल बताना है। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टेटमेंट में आपको पहचानना है कि कौन सा है। एग्जाम्पल ध्यान दो। इन DU we took a sample of 50 students. We took a sample of 100 students. 100 स्टूडेंट्स में से आजकल के बच्चे सभी बिगड़े हुए हैं, नहीं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं। मान लो 60 आर स्मोकर्स। 100 स्टूडेंट्स में से 60 जो हैं वो स्मोकर्स निकले। तो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, 60% ऑफ द सैंपल यूनिट्स आर smokers. B. 60% of DU are smokers. अब आपको बच्चे बताना है कि कौन सा डिस्क्रिप्टिव है और कौन सा इन्फ्रेंशियल है। कोई आइडिया किसी को? ठीक है, पहला वाला डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देगा, कोई कंक्लूजन नहीं देगा। आपने जो स्टडी की है, 100 बच्चों को लिया है और उसमें से 60 स्मोकर्स आए तो उसी का तो 60% निकाल करके दे दिया और क्या किया, तो सैंपल में ही रहेगा, तो वो कहलाएगा हमारा डिस्क्रिप्टिव। लेकिन इस सैंपल के बेसिस पे आप पूरे DU पॉपुलेशन के लिए कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो बी को हम कहेंगे इन्फ्रेंशियल स्टेटमेंट है। ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है एंड सेकेंड वन इज इन्फरेंशियल स्टेटमेंट। ये आया हुआ है आपके पेपर में क्वेश्चन। तो अब अगर ऐसा ही कोई भी स्टेटमेंट दे दे तो अब आप पहचान लोगे, जब तक वो सैंपल के अंदर रहते हैं, अपनी मर्यादा से बाहर नहीं निकलते, वो डिस्क्रिप्टिव होगा। लेकिन सैंपल के बेसिस पे अगर पॉपुलेशन के लिए कोई स्टेटमेंट बना देते हैं तो वो क्या होगा, इन्फरेंशियल होगा। समझ में आ गई बात? तो यही इतना था चैप्टर 1 में। स्टैट्स में क्या होता है कि चैप्टर 1 में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ डिफाइन नहीं किया कि चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैंने एक एक चीज़ आपके बुक का कवर करा दिया। 9 क्लासेस लग गई। बुक से भी ज़्यादा मैंने कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे आइडिया है कि क्या क्या DU में एक्स्ट्रा पूछ देता है जो आपकी बुक में नहीं है, जैसे स्क्यूनेस से भी पूछ देता है। मीन मीडियन मोड सबका यूज़ करना होता है, आपके सीनियर्स को पढ़ा रहे हैं हम, अब आजकल उनका 10 ईयर चलता है, तो मुझे पता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ। तो इस तरीके से मैंने आपको बेसिक्स भी करा दिया। अब चैप्टर 1 को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि मैंने कहा है कि जैसे ही हमारा चैप्टर 1 का PP खत्म होगा, हम टेस्ट ले लेंगे चैप्टर 1 का। MME में भी उधर चैप्टर 2 चैप्टर 3 चल रहा है, चैप्टर 1 होगा, जैसे ही खत्म होगा लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक जाते जाते टेस्ट आपका एक एक हो जाना है, एक MME का और एक स्टैट्स का। तो उसके लिए आप लोग अपना प्रिपेयर करना शुरू कर दें। और स्टैट्स में लर्न करना है, स्टैट्स में टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चे असाइनमेंट, उसके बाद से करेंगे PP, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस करेंगे जो चैप्टर 1 से आए हुए हैं पहले। वैसे ज़्यादा आपको PP पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपके लिए अब चैप्टर 1 नए तरीके से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के लिए नए हैं चैप्टर 1 में। पहले चैप्टर 1 में इतना नहीं पढ़ाया जाता था, आप लोगों के लिए बहुत सारे टॉपिक्स न्यू हैं, जैसे बॉक्स प्लॉट, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, ठीक है, हिस्टोग्राम पिछले बार नहीं था, 2-3 साल से नहीं था, तो आप लोगों को है। ट्रिम्ड मीन भी आप लोगों के लिए आ गया, पहले नहीं था, बहुत पहले हुआ करता था लेकिन अभी कुछ सालों से नहीं था। आप लोगों का बिल्कुल न्यू सिलेबस है, तो आप लोगों को पूरा अच्छे से लर्न कर जाना है। ठीक है बच्चे, तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर कल हम लोग सेम टाइम पे अपने 6:30 पे मिलेंगे। पहले MME का असाइनमेंट लेंगे चैप्टर 3 का,
फिर एसएमई में करेंगे असाइनमेंट, यानी कल तो असाइनमेंट डे ही है, दोनों का असाइनमेंट ही चलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ करके और प्रैक्टिस करके आए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय 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 बाय।